बच्चों, अधिकोषण तत्व यानी भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में हम लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ, बैंकिंग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बैंकों का विकास कैसे हुआ, भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ, बैंक का अर्थ क्या था, बैंक की परिभाषा, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार हम लोगों ने बैंक की परिभाषा देखी थी, और बैंक के कितने प्रकार थे, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। और पहले भाग में इन सभी पर हम लोगों ने स्पष्ट व्याख्या करी थी और समझा था कि भाई बैंकों का व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ, बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इन पर आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे व्यापारिक बैंकों के बारे में। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या हैं, और कितने तरीके के कार्य व्यापारिक बैंकों में हैं, जैसे प्राथमिक कार्य है या एजेंसी संबंधी कार्य है, सामान्य कार्य है, विदेशी विनिमय संबंधी कार्य है, साख निर्माण संबंधी कार्य है और आधुनिक कार्य है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यापारिक बैंक क्या है। इसके बारे में हमने पिछले भाग में भी डिस्कस किया था कि व्यापारिक बैंक क्या है। तो व्यापारिक बैंक बच्चों सबसे प्राचीन बैंक है। सबसे पहले व्यापारिक बैंक की ही स्थापना हुई थी, और व्यापारिक बैंक जनता से जमा पर धन लेते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार वापस करते हैं, तथा साथ में उनकी जरूरतों के अनुसार उन्हें ऋण भी प्रदान करते हैं। यानी कि उनका पैसा सुरक्षित रखते हैं, जिस पर वो ब्याज भी देते हैं, और साथ में उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार ऋण भी प्रदान करते हैं। ये व्यापारिक बैंकों के कार्य वो होते हैं, अर्थ होता है। अब व्यापारिक बैंकों का कार्य हम देखें तो प्राथमिक कार्य में 2 कार्य हमारे सबसे अहम है। एक जमा पर धन प्राप्त करना और दूसरा लोन प्रदान करना। तो आइए देखते हैं प्राथमिक कार्य जो है। तो प्राथमिक कार्य में सबसे पहला कार्य जो हो गया वो हो गया जनता से जमा स्वीकार करना। अब कितने तरीके से जनता से हम जमा स्वीकार करते हैं इसको देखते हैं। नंबर 1 सावधि जमा, जिसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। नंबर 2 बचत बैंक खाता, जिसे हम सेविंग बैंक अकाउंट के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि सबसे ज्यादा सेविंग अकाउंट खुला है। चालू खाता, करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन के लिए होता है, जिनको कि ज्यादा वो जो है धन निकालना होता है या ज्यादा डिपॉजिट करना होता है, जिनको ट्रांजैक्शन ज्यादा करने होते हैं। अगला है हमारा संचयी जमा खाता, जिसको हम आरडी कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हम जिनको कहते हैं। और अंत में है छोटी बचत इकट्ठा करके फिर ला करके बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करने, जिसको हम कहते हैं गुल्लक खाता या घरेलू बचत खाता, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सावधि जमा खाते की। सावधि जमा लॉन्ग टर्म होता है, 5 साल 10 साल यानी 1 साल से ज्यादा का होता है। इस पर ब्याज दर भी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार के पास पैसा एक निश्चित समय के लिए, बैंक के पास एक निश्चित समय के लिए पैसा आ जाता है, फिर वो पैसा बैंक किसी दूसरी जगह पे लगाने के लिए ऑप्शन होता है और उस पैसे से बैंक धन कमा सकता है, इनकम कमा सकता है। तो फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर सबसे ज्यादा होती है। तो सावधि जमा लंबे समय के लिए जनता का जब पैसा होता है, जो 5-10 साल के लिए जनता जमा करती है बैंक में, और फिर उतने समय के पूरा होने पर वो निकालती है। पहले व्यवस्था थी बीच में आप नहीं निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ही निकालेंगे, आपका लॉस होगा। लेकिन अब क्या है कि अब पर ईयर के ब्याज के हिसाब से सावधि जमा निकाला है। अगर आपको बीच में भी जरूरत पड़ती है तो आप उसे वापस विड्रॉ ले सकते हैं। दूसरा है बचत खाता। बचत खाते में क्या है कि आप जमा कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन निकाल 4 या 5 बार ही सकते हैं। अभी सरकार फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन कर रही है कि 3 या 4 ही बार आप निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर कुछ चार्जेज पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये नई गाइडलाइन आने वाली है जो कि फिलहाल अभी सिलेबस में नहीं है। लेकिन बचत बैंक खाते में क्या है कि आप डिपॉजिट करिए, जनता पर अपनी जरूरत के हिसाब से आपके पास पैसा आ गया, आप सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जैसे भी आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने का जो मीडियम है वो लिमिटेड है। मतलब आप कई बार नहीं निकाल सकते हैं। अगर 4 या 5 या 6 बार पैसे आप निकाल सकते हैं, इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस है। चालू खाते में क्या है कि आप कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं
और कितनी भी बार पैसे को निकाल सकते हैं, यानी आप जमा और निकासी का कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए चालू खाते पर बैंक ब्याज देता नहीं है, लेता है। करंट अकाउंट पर वो ब्याज लेता है, और ये नॉर्मली बिजनेसमैन के लिए होते हैं जो सेल परचेज करते हैं, उनके चेक्स आती रहती हैं, पैसे आते रहते हैं और वो पेमेंट करते रहते हैं बैंक के माध्यम से। तो चालू खाता व्यवसायियों के लिए होता है। संचयी जमा खाता, जिसमें क्या होता है कि आपके पास लंबी पूंजी नहीं है, छोटी धनराशि है, आप डेली डिपॉजिट कर सकते हैं, मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं, तो एक निश्चित समय पर आप पैसा धीरे धीरे जमा करते रहते हैं। अंतोगत्वा क्या होता है कि एक बड़ी धनराशि के रूप में आपको यह पैसा ब्याज सहित प्राप्त होता है। तो संचयी जमा खाते में हम पैसे को लगातार एक निश्चित टाइम पीरियड पर जमा करते रहते हैं, जो आरडी के नाम से फेमस है। घरेलू बचत खाते में बच्चों क्या होता है कि पैसा, जिसे हम गुल्लक खाते भी कहते हैं, कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा इकट्ठा करते रहिए, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। जब एक महीने तक आपका पैसा इकट्ठा हो जाए तो लगे कि आपका अमाउंट हो गया, तो आप ले जा करके फिर उसे बैंक में अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों पैसा जमा करने की, बैंक में धन जमा करने की ये प्रक्रिया, जिसमें लंबे समय तक अगर हमें जमा करना है उसे हम सावधि जमा कहते हैं, फिक्स्ड एफडी के नाम से जानते हैं। फिर अगर उसे जमा करना है थोड़े समय के लिए, फिर निकालना है, जमा करना है, तो उसके लिए हम सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। बिजनेसमैन हैं जिसमें कई बार जमा करना है, निकालना है, दिन भर में कई बार पैसा जमा करना है, निकालना है, तो ऐसे में उसको हम चालू जमा खाता कहते हैं। और संचयी खाता, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा एक निश्चित टाइम पीरियड पे जमा करते रहते हैं, चाहे पर डे हो, वीकली हो, मंथली हो, तो इसे हम आरडी के नाम से जानते हैं। और एक निश्चित समय के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हम उस पैसे को प्राप्त करते हैं ब्याज सहित। और घरेलू बचत खाते में पहले घर में हम जमा करते हैं, जिसे गुल्लक में जैसे जमा कर लिया, फिर इसके बाद ये एक जमा हमारा जब निश्चित हो गया तो वो ले जाकर के बैंक में हम लोग उसे जमा कर देते हैं। तो इसे हमें घरेलू बचत खाता कहते हैं। अब दूसरा मुख्य कार्य क्या है बच्चों? दूसरा मुख्य कार्य है जनता को ऋण देना। बैंक का मुख्य कार्य ऋण देना। तो ऋण में सबसे पहला जो हमारा है वो है सामान्य ऋण। सामान्य ऋण में किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं होता है, जैसे कि व्यक्तिगत ऋण हो गया, पर्सनल लोन हो गया, वो व्यक्ति की इनकम पर, व्यक्ति की साख पर डिपेंड करता है। तो जनरल ऋण होता है, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए होता है। तो ये इसे हम जनरल लोन कह लिए। अब इसके बाद फिर दूसरा आता है विशिष्ट ऋण। विशिष्ट ऋण विशिष्ट कार्यों के लिए होता है, जैसे कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन हो गया, या घर बनवाने के लिए होम लोन हो गया। तो इस तरीके से ये किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता है, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के बैंक उसका मेजरमेंट करता है कि व्यक्ति का पेमेंट कैपेसिटी कैसी है जिसको हम लोन दे रहे हैं, उसका इनकम कैपेसिटी कैसी है, उसका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कैसी है। मतलब अगर मान लीजिए सपोज दैट वो फसल के लिए ऋण ले रहा है। अब फसल के लिए ऋण लेने के लिए क्या है कि फसल हो जाएगी तो पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर फसल खराब हो गई तो ऐसी स्थिति में वो रिस्क बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को भी यहां पे देखा जाता है। फिर साथ में यह भी देखा जाता है कि उसकी कैपिटल है कि नहीं उसके पास, उसका कुछ बैकग्राउंड है कि नहीं है। तो इस तरीके से बैंक कई चीजों को एनालाइज करके विशिष्ट ऋण प्रदान करता है, जिससे कि बैंक का वो ऋण डूबने ना पाए। तो विशिष्ट ऋण बच्चों विशिष्ट चीजों के लिए दिया जाता है, जैसे कि कृषि ऋण है, या फिर होम लोन है आपका, या कार लोन है, या व्हीकल लोन है, मोबाइल भी महंगे जो हैं उनको भी लोन है। तो इसके अंतर्गत बैंक ईएमआई डिसाइड करता है, और इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको हम कहते हैं, और उसी इंस्टॉलमेंट का पर ईयर उसे देना होता है, पर मंथ उसको देना होता है, या फिर अगर पर ईयर है तो पर ईयर के हिसाब से, लेकिन मंथली इंस्टॉलमेंट यहां पे बना होता है, जो लोन का मंथली देना होता है लोन को, और एक निश्चित समय के बाद वो लोन चुकता हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण कैसे हम देते हैं। तो सरकारी योजना के अंतर्गत जब सरकार निर्देशित करती है, सरकार ऋण देती है कि भाई इस फसल के लिए ऋण देना है, या किसान
के लिए ऋण देना है या क्रेडिट कार्ड पर ऋण देना है, तो सरकारी योजना के अंतर्गत जब उसे ऋण की बात आती है तो वहां पर योजनाएं सरकार लाती है, बैंकों को निर्देशित करती है और बैंक उसी योजना के अनुसार लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। तो ये सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण होता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नकद साख, कैश क्रेडिट जिसको हम कहते हैं। ये व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति की साख पे होता है। आपके घर में आपके पिताजी के पास रोज हो सकता है, अगर उनकी साख अच्छी है तो लोन आता हो, भाई आप लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, ठीक है। तो बैंक पहले उसकी क्रेडिट को इवेल्युएट करती है और उसके बाद जो है वो उसको डिसाइड करती है उसे क्या देना है। नकद साख अल्पकालीन होता है, कम समय के लिए होता है और ये इंडिविजुअल होता है। जबकि ठीक ऐसा ही अगला आपका दिख रहा है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष जो आपका दिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, ये अकाउंट पे होता है। अकाउंट जीरो रहने के बाद भी चेक का क्लियर हो जाता है, यानी बैंक जो है वो पार्टी को पेमेंट कर देता है बैंक अधिविकर्ष में। लेकिन नकद साख क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, उसकी कैपेसिटी पर, उसकी इनकम कैपेसिटी के आधार पर बैंक उसको लिमिटेड लोन देता है, कम समय के लिए लोन देता है और उसकी क्रेडिट डिसाइड कर देता है कि आप यहां तक अपना पैसा निकाल सकते हैं या इतना खर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों नकद साख और अधिविकर्ष। इसके बाद फिर विनिमय बिलों की कटौती। विनिमय बिल एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी पे लिखता है, जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए किसी एक व्यवसायी ने सामान किसी को सेल किया, तो जिसने खरीदा है वो अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उससे एक क्रेडिट नोट लिखवा लेते हैं। उस क्रेडिट नोट के आधार पर वो विक्रेता बैंक से पैसा ले सकता है, लेकिन बैंक उस पर जो भी टाइम पीरियड उसने लिखा गया है, मान लीजिए बिल 2 महीने का है तो 2 महीने का ब्याज काट करके फिर वो पैसा विक्रेता को मिल जाता है। तो इस तरीके से क्रेता को अभी पेमेंट देना भी नहीं पड़ा और विक्रेता को बैंक से पैसा मिल गया। जितना टाइम पीरियड उस बिल में लिखा है उतने टाइम पीरियड के बाद जिसने सामान खरीदा है वो सीधे बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से विनिमय बिलों की कटौती हो जाती है और कटौती पर वो भुगतान हो जाता है और पैसा विक्रेता को तुरंत मिल जाता है। तो बच्चों इतने तरीके से बैंक जो है वो लोन प्रदान करता है। सामान्य ऋण जिसमें किसी तरह की ज्यादा कंडीशंस नहीं होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, जनरल पर्पज के लिए होते हैं। विशिष्ट ऋण विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो समय समय पर सरकार कहती है उसके अंतर्गत लोन आता है, उसके हिसाब से लोन दिया जाता है। नकद साख इंडिविजुअल बेसिस पर दिया जाता है। बैंक अधिविकर्ष बिजनेसमैन के केस में दिया जाता है, या अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसकी सैलरी पर भी ओवरड्राफ्ट होता है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था दी जाती है, लेकिन तब सभी सरकारी कर्मचारियों पे नहीं है, लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारियों को ओवरड्राफ्ट व्यवस्था दी जाती है, जिसमें 3 महीने की सैलरी तक का पैसा वो बच्चों निकाल सकता है। तो ये व्यवस्था बैंक प्रोवाइड करता है। और विनिमय बिलों की कटौती, जिसमें एक बिजनेसमैन द्वारा दूसरे बिजनेसमैन पर लिखे गए जो बिल है, उस जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, न्यूमेरिकल में आप अकाउंट में पढ़ते हैं, तो उस पर ब्याज काट करके, जिसको कटौती कहा जाता है, काट करके फिर वो पैसा उसे दे देता है और बाद में वो पैसा उसको क्रेता की तरफ से आ जाता है। तो इस तरीके से बैंक लोन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य का मतलब यह हो गया कि ग्राहक के कहने के आधार पर कार्य करता है बैंक। मतलब आप जो कहेंगे उसके अनुसार बैंक काम करता है। बैंक एक तरीके से आपकी सेवाओं के लिए ही अब बिजनेस करता है। आप जो कहेंगे उसके लिए वो चार्जेज लेता है। जैसे जैसे आप निर्देशित करेंगे वैसे वैसे बैंक आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे पहला हमने लिया चेकों और बिलों का संग्रहण करना और भुगतान करना। मतलब चेक बाहर से आई, उसको वो प्राप्त करेगा और उसको कलेक्ट करके आपके खाते में पैसा जमा करेगा, यानी जिसने बिल चेक जमा किया उसके खाते में पैसा जमा करेगा। और उसके बाद अगर आप चेक आया है भुगतान के लिए तो भुगतान भी करेगा, यानी चेक कलेक्ट करके आपके खाते में पैसा जमा कर देगा। और अगर आपने चेक इशू किया है, किसी को आपने चेक दिया है, तो वो अगर विंडो पर जाएगा और चेक प्रस्तुत करेगा तो बैंक उसको पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से
आपके एक काम हो गया कि चेकों का और बिलों का संग्रहण करना और कलेक्ट करके अकाउंट में जमा करना, और साथ में अगर आप चेक दिया है, आपने इशू किया है, तो उसका भुगतान करना। अगर आपने पैसा कहीं जमा किया है तो उसे आपने अकाउंट से लिंक किया है, तो जो शेयर में अगर जमा किया है तो वो जो डिविडेंड प्राप्त होगा वो डिविडेंड आप बैंक सीधे अकाउंट में रिसीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ग्राहकों की ओर से संग्रह करना, अगर कोई सीधे पेमेंट कर रहा है, कोई सीधे आपके खाते में पैसा जमा कर रहा है, तो सीधे वो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है, तो सीधे कलेक्शन कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, अगर आपने कहा भाई किसी का फंड ट्रांसफर करना है, किसी को पेमेंट करना है, तो वो बैंक पेमेंट करता है। आपने ड्यू डेट बता दिया कि इस तारीख को LIC का इंश्योरेंस पेमेंट करना है या इस तारीख को पर्टिकुलर EMI का पेमेंट करना है, तो बैंक उस डेट को उतना अमाउंट आपके खाते से डेबिट करके और पेमेंट कर देता है, आपको बिल्कुल चिंता मुक्त कर देता है। तो आपकी तरफ से वो पेमेंट कर रहा है। इसके बाद जमा राशि का हस्तांतरण करना, आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है अगर आप उसे कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी दूसरे खाते में या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में भेजना चाहते हैं, तो वो तुरंत उसको ट्रांसफर कर देता है। ग्राहकों के लिए अंशों और प्रतिभूतियों, अंशों एवं प्रतिभूतियों का मतलब अंश भी एक प्रतिभूति है, तो अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड, जो भी शेयर मार्केट से है उसके क्रय विक्रय के लिए डीमेट अकाउंट खोलना और डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर को परचेज करना और सेल करना, ये पूरी व्यवस्था जो है वो बैंक के द्वारा की जाती है। इसमें जो भी चार्जेज बैंक लेता है वो करता है। अभिगोपन गारंटर के रूप में भी काम करता है, आपके अंशों और ऋणपत्रों को बिकवाने में सहायता करता है। ठीक है, तो अगर आप अंडर राइटर्स के रूप में बैंक से काम करवाएंगे तो बैंक अंडर अभिगोपन के रूप में भी काम करता है। इसके लिए वो कमीशन लेता है, ऋणपत्रों पर अलग लेता है और अंशों पर अलग लेता है। वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना, अगर आप फाइनेंशियली उससे एडवाइस लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, पैसे कहां डिपॉजिट करने चाहिए, या फिर किस तरीके का जो है वो वित्त संबंधी जो सलाह है वो अगर आप प्राप्त करना चाहेंगे तो बैंक उसे आपको प्रदान करता है। बैंक ट्रस्टी और प्रबंधक के रूप में भी काम करता है, लेकिन वो ऐसे केसेस में जहां बैंक लोन देता है, लोन ना अदा कर पाने की स्थिति में, या फिर लोन का अमाउंट ज्यादा होने की कंडीशन में, या फिर ये टर्म्स और कंडीशन डिसाइड होता है कि भाई आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा एक व्यक्ति वहां पे ट्रस्ट या प्रबंधक के रूप में, वहां पे मेंबर के रूप में कार्य करेगा अगर ग्राहक चाह रहा है। तो इस तरीके से बैंक प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये हो गए बच्चों एजेंसी संबंधी कार्य जो आपके आदेश के अनुसार या आपके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। अब हम ऐसे कार्यों की बात करेंगे जो बिल्कुल सिंपल है, सामान्य कार्य की हम बात करेंगे। बैंक सामान्य कार्य क्या करता है? लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है। आपके जो कीमती सामान है घर में असुरक्षित हैं तो आप बैंक के लॉकर में ला करके रख सकते हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बैंक उस पर ईयरली कुछ चार्जेस लेता है, तो आप अपने जो कीमती सामान है उनको बैंक के लॉकर में रख सकते हैं और बैंक उसकी पूरी हिफाजत करता है। तो ये कार्य हो गया कि बैंक भाई लॉकर्स की व्यवस्था आपके लिए करता है। दूसरा है विदेशी विनिमय की व्यवस्था। अगर विदेशी व्यापार है उसमें आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत है तो विदेशी विनिमय की व्यवस्था के लिए भी बैंक आपकी प्रोवाइड करता है। इसके लिए विदेशी विनिमय बैंक होते हैं जो विदेशी मुद्रा का, उनके पास सभी देशों की मुद्राएं होती हैं। आप जिस देश की मुद्रा चाहें उस देश की मुद्रा आप ले सकते हैं और अपना पेमेंट कर सकते हैं। व्यक्तिगत साख की सुविधा आपके लिए पर्सनल क्रेडिट की व्यवस्था करता है। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से उधार लेन देन। तो अगर किसी भी तरह का कोई उधार की जरूरत है या किसी तरीके की है तो उसके लिए आपको पूरी सुविधा बैंक प्रोवाइड करता है। कहीं पर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्री चेक या फिर साख पत्र, क्रेडिट लेटर से वहां जाकर के आप पैसा निकाल सकते हैं। तो यात्री चेक दे देता है कि रास्ते में आपको पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां गए आप, वहां जिस जगह आप घूमने जाना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं तो वहां पे जाइए, वहां पे जा करके आप अपना पैसा लीजिए बैंक से और उसके बाद फिर आप अपना ट्रिप का एंजॉय करिए, फिर वापस लौट के आइए। अब पैसे रखने की और उसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है आपके पास, क्योंकि कैश आप वहां जाकर के कन्वर्ट करा रहे हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, यह बैंक के अपने कर्मचारियों के लिए है बच्चों। बैंक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है।
ग्राहकों को तो वो टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइन देता ही है, सलाह देता है, लेकिन बैंक अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है कि कैसे बैंकिंग प्रक्रिया निपटानी है। दान राशि का संग्रह करना, जैसे अभी कोविड-19 में भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने निवेदन किया है लोगों से कि भाई इस विषम परिस्थिति में आप दान करिए, तो अब सरकार के नियमानुसार जो भी अकाउंट दिया गया उसमें आप पैसे जमा करें, वो पैसा बैंक जो है डिपॉजिट करके सीधे उस अकाउंट में भेज देगा। तो दान राशि का संग्रह करना, तो किसी भी तरीके का न्यूज चैनल्स भी हैं जो सामाजिक कार्य या एनजीओ हैं या जैसे भी है, तो अगर दान राशि का संग्रह है वो बैंक करता है। अब आइए बच्चों देखते हैं विदेशी विनिमय व्यापार संबंधी कार्य। जो हमारा विदेशी व्यापार है उसमें बैंक कैसे किस प्रकार हेल्प करता है, क्योंकि हमको दूसरे देश के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरे देश का बैंक हमारे देश के बैंक को जानता है। तो हमारे देश का बैंक अगर जिस व्यक्ति का ट्रांजैक्शन विदेश में करना है तो उसके वहां के बैंक से ट्रांजैक्शन करके फिर एक तरह का क्रेडिट या विदेशी विनिमय बिल बना करके फिर उस विदेशी व्यापार को संभव बनाया जाता है। तो एक तरीके से क्रेडिट लेटर इशू करना या फिर भुगतान करना और भुगतान करने की गारंटी देना कि भाई ये ट्रांजैक्शन है और इस पर मैं गारंटी लेटर लिख करके देता है। तो इससे विदेशी व्यापार इजी होता है, आसान होता है और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो बच्चों ये विदेशी विनिमय व्यापार संबंधी कार्य हो गए। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आधुनिक कार्य की। इसमें बहुत सारे कार्य आप जानते होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, आप इसका प्रयोग भी करते होंगे। सबके घर में एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, और ऑनलाइन बैंकिंग लगभग सभी लोग करने लगे हैं, डिजिटल इंडिया का युग है। तो आधुनिक कार्य के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो बैंक इस समय करंट में कर रहा है, जो पहले ये नहीं था, धीरे धीरे डेवलप होता चला जा रहा है। तो सबसे पहला कार्य जो हमने लिया वो है एटीएम संबंधी सुविधा प्रदान करना। जगह जगह पे, चौराहे पे, रोड के किनारे आपको एटीएम बूथ नजर आएंगे, वहां पे एटीएम मशीनें लगी हुई हैं, उसमें पैसे आप निकाल सकते हैं, अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और इंश्योरेंस का पेमेंट कर सकते हैं, प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंकिंग के साथ साथ और कई कार्य आप कर सकते हैं, जिसको हमने कहा कि एटीएम मशीन से संबंधित जो एटीएम है आपका, उसमें आप ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप उसे यूज करें और उसका ये सुविधा प्रदान करता है। तो बैंक का आधुनिक कार्य में एटीएम संबंधी सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड की सुविधा। दो तरह का कार्ड बैंक आपको देता है नॉर्मली, एक क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड। बच्चों डेबिट कार्ड जो होता है वो पोस्ट पेड होता है, प्रीपेड होता है, और क्रेडिट कार्ड जो होता है वो पोस्ट पेड होता है। तो डेबिट कार्ड में क्या है कि जब तक आपके खाते में पैसा है तब तक डेबिट कार्ड आपका काम करेगा, चाहे आप एटीएम से पैसा निकालिए, चाहे आप कोई सामान खरीदिए और पेमेंट आप अपने कार्ड से कीजिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है कि ये पोस्ट पेड होता है, पहले आप खरीद लीजिए, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप इसका पेमेंट करिए। तो इस तरीके से एक तरीके से उधार ट्रांजैक्शन बैंक से होता है। आपके खाते में पैसा है नहीं है, बैंक एक लिमिट कर देता है कि भाई 70,000 तक आप उधार खरीद सकते हो, 1 लाख तक आप खरीद सकते हो, 1,30,000 तक खरीद सकते हो। और अगर आपका खरीद बढ़िया चलता है तो बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाती जाती है, मतलब क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से 2 कार्ड आपका प्रोवाइड करता है बैंक, एक डेबिट कार्ड जो खाते में उपलब्ध धनराशि तक ही काम करता है बच्चों, इसके बाद फिर वो कार्ड काम नहीं करता है, और एक क्रेडिट कार्ड जो कि आपका खाते में पैसे हो नहीं हो वो आपका बाद में आपको डिपॉजिट करना होता है। तो इस तरीके से होता है। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में बैंक आपको पासवर्ड प्रोवाइड करता है, यूजर आईडी प्रोवाइड करता है, और इसके आधार पर आप घर बैठे कंप्यूटर पर या मोबाइल पर आप कहीं भी पैसे ट्रांसफर करिए, आप अपना बैलेंस चेक करिए, स्टेटमेंट चेक करिए, पिछले 10 ट्रांजैक्शन आपने क्या क्या किए, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं, आप अपने लोन की पोजीशन देख सकते हैं। तो ये सभी तरह की पोजीशन आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये सुविधा बैंक प्रोवाइड करता है। कोर बैंकिंग सुविधा। कोर बैंकिंग में क्या है कि आप चेक किसी भी बैंक की ब्रांच से आप ले सकते हैं, कहीं से भी आप इसको, तो ये कोर बैंकिंग सुविधा बैंक प्रोवाइड करता है।
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, आपके पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले क्या था कि आपको पैसा निकालना पड़ता था, फिर उसके खाते में जमा करना पड़ता था। अब क्या है कि अब आप सीधे अपने खाते से इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन माध्यम से उसके में पैसा सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। ई क्लियरिंग में क्या है कि आपका चेक जो है वो अब ऑनलाइन क्लियर हो जाता है। तो ये सुविधा बैंक प्रदान करता है कि चेक और ये सब क्लियरिंग ऑनलाइन पॉसिबल हो गए। इसके बाद बच्चों ई पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करना। इस पासबुक मशीनें लगी हैं, वहां पर जाइए, आप खुद अपना पासबुक आप अपडेट करिए और प्रिंट करा करके आप चले आइए। टेली बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना, टेलीफोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी बैंक प्रोवाइड करता है। आपके बैलेंस क्या है या आपके पिछले 10 ट्रांजैक्शंस क्या हैं, ये सभी तरह की जानकारी आपको बैंक प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये थे बैंकों के आधुनिक कार्य। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने व्यापारिक बैंकों के कार्य के बारे में देखा कि व्यापारिक बैंकों के कितने तरीके के कार्य हैं, वो चाहे प्राथमिक कार्य हो, चाहे एजेंसी संबंधी कार्य हो, चाहे विदेशी विनिमय संबंधी कार्य हो, आधुनिक कार्य हो या फिर सामान्य कार्य हो। इन सभी कार्यों की हम लोगों ने डिटेल स्टडी की और समझने का प्रयास किया। तो बच्चों इसको आप लिखिए, लिख करके इसको अपना नोटबुक तैयार करिए। आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और ये प्रश्न आप उसमें फिर बाद में एक्सरसाइज के रूप में तैयार करिए कि व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य क्या हैं। इसको संक्षेप में लिखिए। हमने आपको बताया कि 2 तरह के प्राथमिक कार्य हैं, एक आपका है डिपॉजिट करना और दूसरा है आपका बैंक से लोन मिलना। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा कि व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्यों की व्याख्या कीजिए। एजेंसी संबंधी कार्य जो ग्राहक के निर्देशानुसार, जैसे ईएमआई का पेमेंट करना है या इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है या ग्राहक की तरफ से कलेक्शन करना है, इन सभी जो भी कार्य हैं इनकी संक्षिप्त व्याख्या करिए और अपने नोटबुक में लिखिए। व्यापारिक बैंकों के आधुनिक कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो जो आधुनिक कार्य हैं वो चाहे एटीएम संबंधी सुविधा है, डेबिट कार्ड संबंधी सुविधा है, क्रेडिट कार्ड संबंधी सुविधा है, तो इन सभी सुविधाओं का जो भी सुविधाएं बैंक आजकल प्रोवाइड कर रहा है, वो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ई पासबुक हो, ई क्लियरिंग हो, उन सभी का आप जो है लिखिए नोटबुक में।